जैसा कि हमने अब तक देखा, फॉर्मेशन 6 में बदलो सबके सब। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पर तेरे इंटरनल पावर इतनी स्ट्रांग है कि अटैक्स को झेल लिया। लेकिन सुन, जो स्केल फॉर्मेशन है ना, वो सीधा जाके डायगोनल फॉर्मेशन के बीच को पॉइंट को फाड़ देता है। U1 जैसे अटैक करने आता है तो दो लोगों को साइड भेज देता है, जिससे शॉक हो जाती है और बोलती है क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या क्रेन विंग फॉर्मेशन है। गार्ड टाइट रखो, दोनों साइड से अटैक आने वाला है। फॉर्मेशन 2 में स्विच हो जाओ जल्दी। फॉर्मेशन 2 इस सिचुएशन में वो एरो फॉर्मेशन यूज कर रहा है। हाँ, ये तो एरो फॉर्मेशन ही है। फ्रंट लाइन फुल अलर्ट रहना, कोई मिस्टेक मत करना, वो पीछे हैं। ये नीच आदमी अब कौन सा नया जुगाड़ चलाने वाला है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तभी उसके उसके ग्रुप को घेर चुका होता है और द सर्कल फॉर्मेशन होता है ये। तो जो नंबर वो बोल रहा था वो सब एक ट्रिक थी। बाकी जो ग्रुप है ना, वो ट्रेनिंग में जो नंबरिंग सीखी थी उसी नंबरिंग से फॉर्मेशन बनाएंगे और हम इसी को अपना फायदा बनाएंगे। जब हम चेंज बोलेंगे तो वो फॉर्मेशन यूज करेंगे जो एक्चुअल नंबर से बिल्कुल अलग होगा। यही मेरा प्लान है। ये घटिया इंसान, सभी के सभी आगे बढ़ो। हम देखते हैं युवान के ग्रुप ने सामने ग्रुप पे अटैक कर दिया होता है, जिससे सामने ग्रुप ने शील्ड नीचे कर दिया होता है और हार मान जाती है। लेकिन उनके लीडर हार नहीं मानती। तुम लोग क्या कर रहे हो, किसने बोला था तुम्हें शील्ड नीचे करने को। सभी के सभी मेरे पे हंस क्यों रहे हैं, सभी के सभी इस टाइम मेरे पे ही हंस रहे हैं। युवान को मैं छोड़ूंगी नहीं। युवान पे फिर अटैक करने जाती है अपने टेक्निक से, एयर सैंडर ब्लीडिंग ब्लेड से। युवान भी अपने शील्ड नीचे फेंकता है और सामने के लिए अटैक के लिए रश करता है। दोनों का अटैक सामने से टकराता है और जिससे कि सामने लड़की का चोट लग जाता है। उसके बाद फिर युवान अपना स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है, जिससे कि लड़की का एक हाथ काट देता है, जिससे देख कर रेड हेयर और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। लड़की को अब पता चलता है कि उसका हाथ कट चुका है और युवान सामने काट के आ दिया है। और लड़की बोलती है मेरा हाथ, फिर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और फिर उसके बाद फिर बाकी लोग आते हैं और बोलते हैं बिल्कुल हिलना मत, पहले ब्लीडिंग को रोकना होगा वरना कंडीशन बिगड़ जाएगा। युवान मन में सोचता है ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक रियल स्वॉर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वॉरियर की ब्लेड टेक्निक को रोक दिया, लेकिन पूरा फाइटिंग फॉर्म मेरा कंप्लीट नहीं कर पाया। युवान, मैं तुम्हें मार दूंगी। लगता है इन ट्रेनिंग स्वॉर्ड की एक लिमिट होती है। ग्रुप 8 जीत चुका है। ग्रुप 8 जीत चुका है लीड करते हुए स्टूडेंट 7 ने द सेकंड एग्जामिनेशन को। सब के सब जश्न मना रहे होते हैं। रेड हेयर सोचता है ये क्या, उसने अभी अभी डांसिंग बटरफ्लाई का 7 लिंक यूज किया। इंटरनल पावर अभी भी उसके पास कम है, लेकिन उसने सिर्फ फॉर्म को बोलना होगा कि बंदा स्वीपिंग जितना ही सॉलिड लग रहा था। तुम साले नशीले आदमी, ये क्या खर्चा कर दिया तुमने। नहीं, ये स्वीपेंग का अच्छा टीचर होने की वजह से नहीं है। युवान ने खुद अपने दम पर ग्रो किया है। सिर्फ 21 दिनों में हर तरह से बदल गया है। उसने स्ट्रैटेजिक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग दिखाया और इतना ही बोलूंगा वायरोन का हाथ तक काट दिया। सच कहूं तो ये बंदा जन्म से ही एक प्रोटेजी निकला। शायद मुझे ही उसे अपने अंदर ले लेना चाहिए था सुरफेंग के मूव करने से पहले। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर मैं एकेडमी का डिप्टी हूँ। लगता है अपनी मार्शल आर्ट की स्किल को छुपा रहा था। मैं इस दिन को याद रखूंगा। ये बंदा बेसिकली अपनी सारी असली टैलेंट एकेडमी के सामने ही पर रिवील कर रहा है। नेक्स्ट ग्रुप ड्रिल हॉल की तरफ डिमोनिक पाथ के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं बाकी के ग्रुप आ रहे होते हैं और एक बोलता है मुझे इतना यकीन था कि हम ठीक रहेंगे। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये होगा। ये तुमने किया, मेरे रिब्स को डैमेज किया। अगर ये तुम ही थे जो मेरे रूम में चुपके से घुस गया जब मैं वहां नहीं था और मेरे पूरे ग्रुप को लिंपिंग करवा दिया, ये तुम ही थे युवान। तुम्हारे जैसे सिक बास्टर्ड, तुमने ये सच में हम सबको फुल बना दिया। ऐसे दिखा रहे हो कि तुम बस एक बेवकूफ हो, कोई असली स्किल नहीं। उनके लीडर को छोड़ के ग्रुप 6 के हर बंदे को चोट लगी है। अगर हम थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच लें तो आसानी से हरा देंगे। पता नहीं किसने इतना हिम्मत दिखाया, पूरी ग्रुप को इस हालत में पहुंचा दिया। पर जिसने भी किया भाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। यही सही समय है, फॉर्मेशन चेंज करो, फॉर्मेशन 6 रश करो आगे। हम देखते हैं रश कर रहे होते हैं और उसके ग्रुप के बोलते हैं मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया। तुम घटिया कहीं के, तुमको क्या लगता है तुम मेरे से बेटर हो, तुम्हें मैं मार दूंगा। एरो फॉर्मेशन की तरफ स्विच करो। एरो फॉर्मेशन होता है, बाकी के सामने ग्रुप वाले हंसते हैं, हाँ तुम बेवकूफ हो, तुम कैसे अच्छा फॉर्मेशन बनाओगे जब तुम्हारे लोग ही इतने इंजर्ड हैं। तभी स्वॉर्ड पकड़ता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। उसके शील्ड को फेंक के उसके सीने में तलवार घुसा देता है। जल्दी रश करो। हम क्या करें, वो लोग हमें पीछे ढकेल रहे हैं। तो उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता
होता है और वो हरा दो, उन्हें खड़ा होने का भी मौका मत दो। हेयर के एक्सप्रेशन को देखते हैं। जो यंग लॉर्ड होता है वो इस मैच को जीत जाता है और युवान की तरफ देख के बोलता है, तुम अगले हो युवान। युवान बोलता है, जितना खाया पिया है ना सब निकाल दूंगा, आके देख ले एक बार भीड़ के। मेन हॉल के एकेडमी को देखते हैं, जहाँ फ्लोर के एक में एकेडमी के ऑफिस में रेड हेयर को कोई कागज देता है और बोलता है, ये रहे ग्रुप 5 के उन स्टूडेंट के स्कोर और एवोल्यूशन जिन्होंने एग्जाम फेल किया है। इस बार काफी स्टूडेंट फेल हो गए हैं ना? क्या आप हाई रैंकिंग सेट के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? वॉरियर फैमिलीज, अगर इनका टारगेट बस एवरेज वॉरियर बनना ना होता तो ये सब मैटर ही नहीं करता। पर ये किड्स तो डेफिनेशन सेक्ट से आए हैं, अगर उनकी जगह होता तो मैं भी अपसेट होता। अगर ये ग्रुप एग्जामिनेशन नहीं होता तो ये लोग थर्ड स्टेज तक इजिली पहुंच जाते, और अगर रूल्स वही होते जो एकेडमी के शुरू होने के टाइम थे तो हम सबको ये टेंशन फेस नहीं करना पड़ता। कितना वाहियात है ये सब, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपने उनके स्कोर को देखते हुए उनके पोजीशन और ड्यूटीज का रिवोल्यूशन नहीं किया ना तो उन हायर रैंक्स के सेट का ताना बाना सुनते ही रह जाओगे, वो लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। रेड हेयर बोलता है, हायर रैंक्स के सेक्ट के किड्स तो नेचुरली ग्रो करेंगे और अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट टेक्निक से ही सीखेंगे, पर लोअर रैंकिंग के सेक्ट किड्स के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। उन्हें अपना चांस को खो दिया है डिमोनिक मार्वलेस पाने और मैनुअल लाइब्रेरी एंटर करने का। खैर, जो लोग सेकेंड एग्जामिनेशन पास कर गए हैं वो लोग मैनुअल लाइब्रेरी की तरफ दौड़ रहे होंगे, यही सोचकर मैं बेट लगा सकता हूँ। हम सीन देखते हैं मैनुअल लाइब्रेरी का। युवान जा रहा होता है तो ये है मैनुअल लाइब्रेरी। ये बिल्डिंग मेन हॉल से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो बाकी सब स्टूडेंट ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए थे। क्या इसका मतलब ये है कि अब वो सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं? तभी ड्रंकेट का सीन होता है जो कि बोल रहा होता है, सेकंड एग्जामिनेशन तक कुछ भी और मत करना, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ डांसिंग स्प्रिंग और डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक सीखने में डाल दो। मतलब आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ना करूं, मैनुअल लाइब्रेरी तक भी नहीं? हाँ, सही समझे तुम। मेरी वजह से तुम अभी जो मार्शल आर्ट की टेक्निक सीख रहे हो ना वो फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर में छुपी हुई है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना डिस्करेज मत हो जाओ कि तुम अपना चांस मिस कर दो फर्स्ट फ्लोर जाने का। फर्स्ट फ्लोर पे जो भी है वो अभी मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं। ये कम से कम ये बात सर पेंग ने कही थी। मेरे पास नैनो है और मैं पूरी कोशिश करूंगा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जितना हो सके स्कैन करने का। मैंने अपनी जिंदगी में भी इतनी सारी बुक्स कभी नहीं देखी। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 2 घंटे हैं मेरे पास, मुझे जल्दी करना होगा। नैनो, मैं ये मैनुअल फ्लिप करने वाला हूँ, तुम इंश्योर करना कि इन सबको स्कैन कर दो। ओके मास्टर, मैं स्कैनिंग करता हूँ। स्कैन कंप्लीटेड, स्कैन कंप्लीटेड। नैनो, कितना टाइम बचा है? आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब तक तुमने कितने मैनुअल स्कैन किया? मैंने टोटल 55 मैनुअल स्कैन किए, जिनमें फुटवर्क, ब्रीथिंग, स्वॉट टेक्निक, ब्लेड टेक्निक, स्पार टेक्निक, पॉइजन आर्ट और बहुत कुछ भी इंक्लूडेड है। ये तो बहुत ज्यादा है। अभी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में ट्रांसफर मत करना। ओके मास्टर, लग रहा है मैं अभी तक सिर्फ फ्लोर के आउटसाइड ही वाले मैनुअल्स ही देख रहा हूँ। चलो फ्लोर के अंदर देखते हैं। ये क्या चीज है और ये कौन है? लगता है ये बंदा काफी स्किल्ड वॉरियर है, शायद ये फर्स्ट फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। वैसे ये इतना बड़ा हेडस्टोन लाइब्रेरी बीच में क्या कर रहा है? भी उसका आंख खुलता है, युवान को देख के बोलता है, ये हमारे कल्ट के फाउंडर ने छोड़ा था, हमारे डिमोनिक लॉर्ड ने। क्या डिमोनिक लॉर्ड? इनसे ये सब स्पार्विंग स्टोन इंक्रीज किया, लगता है इन पे प्यूम्स भी लिखी हुई हैं। रुको जरा, ये क्या है? क्या डिमोनिक लॉर्ड ने ये सब अपनी उंगलियों से लिखा है? शौक लग रहा है ना? इंटरनल पावर स्टडी ब्लेड के साथ भी शार्प या स्क्रैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे डिमोनिक लॉर्ड ने अपनी इंटरनल पावर को अपनी उंगलियों में चैनल किया ये करने के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ मैनुअल्स पढ़ने में इतने बिजी होते हैं कि इस स्टोन को एक बार भी देखने का टाइम ही नहीं निकालते। पर लगता है तुम ग्रेटनेस को पहचानते हो जब देखते हो, शायद इसीलिए कि तुम्हारे अंदर भी ग्रेटनेस का खून है। मैं भी ऑलमोस्ट इसके पास बिना सोचे ही निकल जाता। ये तो नेचुरल है, ये पोएम्स तुम्हारे एंसेस्टर ने छोड़ा है, वो भी ग्रेट पोएम्स। पर यहाँ इतनी सारी मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स हैं तो कौन रुक के इस ब्लूप्रिंट को देखेगा? मैं इस जगह को 20 साल से गार्ड कर रहा हूँ और डिमोनिक ब्लड लाइन को कोई भी डिसेंडेंट। खैर,
मैंने तुम्हें काफी टाइम ले लिया, तुम जाओ और जो कर रहे थे वो फिनिश करो। ओके मास्टर। हम क्या है, स्टोन के दूसरे साइड पे लंबी तेज मार्क्स हैं, लगता है किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की है। नैनो ये मार्क्स को एनालाइज करना, तो मेरे एनालाइज के हिसाब से ये मार्क्स एक तेज स्वॉर्ड से बनाई गई है। ये मार्क स्वॉर्ड से बनाया गया है, कौन करेगा ऐसी चीजें हमारे डेमोनिक लॉर्ड के हेडस्टोन के साथ। मार्क्स की डेप्थ एनालाइज करने पर ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के मार्क्स लगते हैं, तो इसका मतलब है दो अलग लोगों ने ये किया है। अच्छा, ऐसे देखने से तो मुझे भी कभी पता नहीं चलता। नैनो 3D में देखकर ये ब्लेड मार्क्स को एनालाइज रियलिटी मोड में लोड करो। आर्गुमेंट रियलिटी विजन इंटीग्रेट हो रहा है मास्टर। अब मैं इन्हें ज्यादा डेप्थ में देख पा रहा हूँ। स्वॉर्ड मार्क्स का पावर और एंगल कम्प्लीटली अलग अलग है, बस एक नजर में पता नहीं चलेगा कि ये दो अलग लोगों के मार्क्स हैं। रुको जरा, लगता है सेकंड पर्सन के मार्क्स फर्स्ट के मार्क्स से काफी मेसी है। क्या लोग इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है। नैनो तुम बता सकते हो कि कौन से मार्क्स किसने किसके हैं? सेकंड पर्सन के मार्क्स इंश्योर करो, सिर्फ ओरिजिनल मार्क्स को देखो। ओके मास्टर। ये बस रैंडम स्लैश नहीं थे, ये मार्क्स इंटरनली बनाए गए हैं। ये एक कॉडिफाइड स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म है। इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना।